जीवन का और जो बच्चे के जीवन का जो व्यवस्था होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और ये भी एक मुख्य बात है, एक अच्छे सूझबूझ की ही बात है कि पेट में शिशु का रचना काल में माँ का संस्कारों का क्या प्रभाव वाला बात आती है। उसके लिए बहुत अच्छी बात यह है, 5 महीने के बाद जैसा ही जीवन शरीर को जो संचालित करना शुरू करता है, जैसा आप हम सुनते हैं वैसे ही माँ के सारे बातों को, माँ जो सुनी हुई बातों को शिशु सुनता ही रहता है। क्या बात है, यही गर्भगत संस्कार। गर्भ में जो शिशु रहते समय में कोई संस्कार होता है तो क्या होता है भाई, जो माँ जो कुछ भी बोलती है करती है उसको वो शिशु के अवगाहन में आता ही रहता है। जो उसी प्रकार जो माँ जो कुछ भी सुनती रहती है वो शिशु भी सुनता रहता है। ये मुख्य बात है। या इसको हम आप ऐसा परीक्षण करने के लिए कोई यंत्र मंत्र होगा तो कर लें, किंतु ये होता है यही गर्भ में रहते हुए शिशु का संस्कार। इससे क्या हुआ, माँ का जो देह है यही है। गर्भ में, गर्भाशय में जब तक शिशु है तब तक शिशु में क्या संस्कार डालना है इसको समझे रहे। इसको समझे रहना होगा तो समझदार होना पड़ता है, दूसरों कोई विधि से होने वाला नहीं है। दोनों के जीवन पुंज आपस में किस तरह से व्यवस्थित हैं, जो माँ का जीवन पुंज बच्चे के शरीर के जीवन पुंज से इंटरेक्ट नहीं करता। देखिए, जो माँ का जीवन जो है ना, मेधस तंत्र में ज्ञानवाही तंत्रों को तंत्रित करने में कोई अड़चन नहीं बनता है, क्योंकि जो जीवन गर्भाशय तंत्र, गर्भ तंत्र में ही जो सीमित रहता है शिशु का शरीर, उतने में ही दूसरा जीवन शिशु को संचालित करता रहता है। ये माँ के मेधस तंत्र से कोई संबंध नहीं रखता है। इस ढंग से ये दोनों का निश्चित कार्य प्रणाली बन जाती है। इन निश्चित कार्य प्रणाली में ना तो शिशु को माँ के जीवन अपने जो मेधस तंत्र में कार्य करने में कोई परेशानियां या अड़चन नहीं पैदा करता है, वैसे ही शिशु का मेधस तंत्र में जीवन अपने कार्य करने में माँ का जीवन तो कोई व्यवधान पैदा नहीं करता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। सुखद सहवास होता है। फलस्वरूप शिशु माने श्रेष्ठतम शरीर रचना के रूप में धरती को मिलता है और मानव परंपरा को मिलता है, माँ के गोद में होता है। इसको हर दिन हम देखते हैं। तो इस ढंग से बनता है, इसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं है। ये हस्तक्षेपवाद से ये कोई प्रगति होती नहीं है संसार में। हस्तक्षेप केवल मनुष्य को छोड़ करके दूसरा कोई करते भी नहीं है। प्राकृतिक रूप में मनुष्य ही हस्तक्षेप करता है। बाबा जी, उसमें एक चीज और, जीवन और जो शरीर है उसके बीच में मेधस द्वारा जो वो होता है आदान प्रदान सूचनाओं का, उसको थोड़ा और स्पष्ट करिए। तो देखो आपको अभी बताया था, संवेदनशीलता के रूप में जीते तक हम भ्रमित होने की संभावना बनी है, क्योंकि जीवों के सदृश ही मनुष्य भी संवेदनाओं को माने गणना करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो संज्ञानशीलता पूर्वक जब जीना शुरू करते हैं हमको संवेदनशीलता का व्याख्या माने इसका समीक्षा हो जाता है। अब तब तक ये होने वाला नहीं है। संवेदनशीलता से संवेदनशीलता का कोई मूल्यांकन नहीं होता, ना है उसका समीक्षा ही हो सकती है। ठीक है, संज्ञानशीलता पूर्वक जीना बन जाता है तब संवेदना का समीक्षा हो जाती है। तो उसी के आधार पर आपको अभी पहले इस बात को स्पष्ट किया है, संज्ञानशीलता पूर्वक जीने के क्रम में संवेदनाएं नियंत्रित रहते हैं। नियंत्रित रहने का मतलब भी है कि व्यवस्था के रूप में संयत रहने से ही। मैं सोचता हूँ बाबा जी, जो प्रश्न इनका मूलभूत है वो ये है कि जीवन और शरीर, इन दो के बीच संबंध किस तरह से स्थापित होता है। मेधस तंत्र कि जीवन तो किस ढंग से कार्य करता है, जीवन किस ढंग से कार्य करता है मेधस में। मेधस तंत्र एक बहुत बढ़िया एक महत्वपूर्ण रचना है। उससे एक प्रकार से सूक्ष्म तंत्र कुछ भी नहीं है शरीर में।
सूक्ष्मतम तंत्र के रूप में बनी हुई है। मेधस तंत्र को देखने पर ऐसा लगता है जो एक मलाई जो होता है ना, मलाई जमा रहता है, उसको पलटा के देखोगे तो कैसा लगता है वैसा लगता है। और उसमें हरेक माने अनंत कोशाएं बनी रहते हैं। क्या किस स्वरूप में? तंतु के रूप में। अनेक माने असंख्य तंत्र बने रहते हैं। तो वो एक रासायनिक जल में तैरता रहता है, पूरा फ्लोट प्रोग्राम। उसमें दोनों तरफ मूंछ जैसी तंतु निकला रहता है। जब कभी जीवन इन मेधस तंत्र पर तंत्रित करना चाहता है, वो जो रासायनिक जल पर अपने तरंग को पैदा करता है, अपने उद्देश्य का तरंग को पैदा करता है। वो जो मूंछ जैसा निकली हुई जो तंतुएं होते हैं, उस संकेत को ग्रहण करते हैं। इसमें आश्चर्यजनक बात यही रही है, एक स्वाभाविक क्रिया चाहे आश्चर्यजनक मान लिया जाए तो कम से कम दो ये जो मेधस सूत्र जो है वो अपने को संकेत को ग्रहण करते हैं। कम से कम दो, एक संकेत को कम से कम दो ग्रहण करते हैं। उसके तुरंत बाद उससे संबंधित तंतु के द्वारा संवेदनाएं अपने आप से स्पष्ट होने लगते हैं। ये मन में सर्वप्रथम संवेदना का स्वीकृति, संवेदना के संवेदनशील विधि से तंत्रित करना एक प्रणाली, और उसके बाद संज्ञानशील विधि से भी उसी तंत्र से उसी प्रकार से असंप्रेषित करने की विधि। ये जब जीवन जब कभी संप्रेषित करता है संवेदनशील कार्यकलाप के लिए अथवा संज्ञानशील कार्यकलाप के लिए मेधस तंत्र को तंत्रित करता है, वो मेधस तंत्र में जो मेधस जो डूबी हुई जो रस द्रव्य है उसी के ऊपर अपने तंत्र को व्यक्त करता है। उसके बाद पुनः जो वापस जाकर के उसी जल में ये जो मेधस के जो सूत्र जो प्रभावित हुए थे, वही प्रभावशील जो तंत्र हैं वो जल में वो तरंग को पुनः पैदा करते हैं। उसको जीवन स्वीकार कर लेता है, पढ़ लेता है। इस ढंग से जीवन और मेधस तंत्र की संबंध स्थापित हुआ रहता है। एक विधि ये हुआ। इसके अलावा और एक महत्कारी रहता है, जीवन और शरीर के साथ पूरा शरीर को जीवंत बनाए रखता है। ये दूसरा विधि। पहले जीवंत बनाए रखना और मेधस तंत्र पर ज्ञानवाही क्रियाकलापों को संपादित करना, ये दो काम। शरीर को जीवंत बनाए रखने की जो काम है, ये जीवन एक परमाणु है, ये बात पहले स्पष्ट हो चुकी है। वो एक परमाणु ये जो अपना प्राण कोशाओं से जो ताना बाना बनी हुई है, जैसा चमड़ा बनी है, उसके अंदर जो मांस बनी हुई है और मेद बनी हुई है और चमड़ा बनी हुई है, उसके अंदर जो है ना ये स्नायुएं बनी हुई है और उसके अंदर खून बनी हुई है, उसके बाद जो है ना रस बनी हुई है ना, मज्जा बनी हुई है। ये सभी चीजों के जो ताना बाना जो बनी हुई है, इसके भीतर जो छेद होती है, वो छेद के अंदर से पूरा शरीर में संचार करता रहता है जीवन। पूरा शरीर में संचार करने के फलस्वरूप ही हर भाग जीवंत रहने की जैसा हमको लगता है। क्या बात। जीवंत बनाए रखने का विधि ये बनता है, संकेतों को प्रसारित करने की विधि ये रहता है। और जब उसका क्या प्रमाण है भाई, आदमी सोया रहता है जीवंत रहता है, इसका नेट प्रोग्राम यही है। जो सोए रहते समय में भी शरीर जीवंत रहता है। ठीक है, इसको हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है, जीवंत रहता है। तो जीवंत रहने के लिए शरीर की संरचना के जो छन्नी है, वो छन्नी के अंदर भ्रमण करना प्रधान वस्तु है। और जो ज्ञानवाही कार्यक्रम के लिए जो मेधस तंत्र में अपने संकेतों को प्रसारित करना और ग्रहण करना प्रधान कार्य है। इस ढंग से जीवन की दो कार्य हो, शरीर को जीवंत रखना और ज्ञानवाही तंत्र को तंत्रित करना, ये दो कार्यक्रम हो।
इसमें से दोनों कार्य को ये संपन्न किया रहता है इस अच्छी स्वस्थ शरीर में। और इसको सब व्यक्तियों में हम निरीक्षण कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, उससे संतृप्त भी हो सकते हैं। इसका शुद्ध फल मिलता ही रहती है। ये कार्यक्रम से अपने को अच्छे ढंग से समझ में आता है। तो ठीक, एक तो ये फ्लोटिंग जो मेढस है और ऊपर का जो स्कल है, इन दोनों के बीच में खाली स्थान रहता ही होगा जब वो फ्लोटिंग है तो देखिए वो ये तंत्र की पूरा रचना की ऐसे देखा जा सकता है। एक तो बताया मलाई जैसी लगती है पूरा मेधस तंत्र। तंत्र का मतलब है जो इस प्रकार की पार्ट है तो वो रसों का संकेत को ग्रहण कर सकता है। इतना सूक्ष्म तंत्र, बात समझ में आता है। उसके बाद जो है ना उससे वो जो एक थक्का जमी हुई है वो उसका पूरा एक तरफ की मूंछ ऊपर की झिल्ली से जुड़ी रहती है। ऊपर स्कल की झिल्ली से? किसकी झिल्ली? उसके ऊपर एक झिल्ली होता है, नीचे एक झिल्ली होती है बीच, हाँ, मेधस तंत्र के। और वो जो ऊपर की भाग की जो झिल्ली है वो झिल्ली से ये सारे मूंछ छुए रहते हैं। बात समझ में आ गई? नीचे वाला मूंछ वो पानी में तैरता रहता है। समझ में आ गई? जब कभी संकेत आता है दो कम से कम जो प्राण माने मेधस सूत्र है वो माने अपने कार्य को संपादित करता है। वो ऊपर की झिल्ली से जुड़ी हुई जो तंत्र है उसको संकेत को प्रसारित करता है। उसके बाद पुनः एक जल का आवरण है ऊपर में, सेकंड फ्लोर। उसके बाद और एक झिल्ली है, दो झिल्ली के बाद स्कल है। ये स्कल और ये झिल्ली के बीच में सामान्य स्पेस रहता है। सामान्य स्पेस का मतलब? सामान्य माने वो उससे जुड़ा नहीं रहता है, स्कल से, यानी खाली स्थान से रहता है। उसमें क्या रहता है? उसमें कफ फाइबर दौड़ता रहता है। लोचदार बनाए रखने के लिए ये दौड़ता रहता है। ठीक है, ये समझ में आता है। ये इस ढंग से इसकी रचना, जिसको आपने नाक में से निकालते हो कई बार, तो सबकी नाक से निकलती है। ठीक है, ये बना रहता है इस ढंग की। ये जो खोपड़ी में जो हड्डी की रचना है, उसके नीचे कफ, उसके नीचे एक झिल्ली, उसके नीचे एक रस का एक बहुत अच्छी माने रसायन जल का व्यवस्था, उसके नीचे और एक झिल्ली, उसके नीचे ये मेधस तंत्र ऐसा बनी हुई। मेधस से प्राण, सांस, हृदय, शरीर और शरीर से कार्य व्यवहार, इस पूरी चेन को थोड़ा विस्तार इसके बारे में जो अभी आपने बोला, मेधस तंत्र से सांस वास की बात, माने ये क्रियावाही कार्य है। सांस लेना, दिल धड़कना, खून बहना, ये क्रियावाही कार्य है। ये कार्य के लिए मूल तत्व है वो हृदय। हृदय तंत्र से खून संचालित होता है और खून संचालित होने के आधार पर ही फेफड़े की क्रिया स्पंदनशीलता बनता है। फेफड़े की क्रियाकलाप से हम सांस लेना, सांस छोड़ना बनता है। ये दोनों समझ में आता है। हृदय और मेधस कैसे जुड़े हुए हैं? वो पुनः वही बात। हृदय का मतलब है खून को मैंने सब जगह में पहुंचाने के बाद वो जितने भी गंदा होकर के वापस आता है वो फेफड़े में शुद्ध होना, पुनः हृदय से हृदय में पहुंचना, ये क्रियावाही कार्य है। इसमें मेधस को कुछ नहीं करना है, ज्ञान तंत्र को कुछ नहीं करना है, जीवंत रखना पर्याप्त है। जीवंत रखने की क्रिया किया जाता है, इतने में संपादित हो जाता है। ठीक है, ज्ञान तंत्र से उसको कुछ नहीं कहना, तो खून बहाओ, खून बंद हो जाओ, ये कहना नहीं है। आवेशित होने पे हृदय की गति कम ज्यादा होती है, वो तो आवेशित प्राण हृदय का जो लिंक है ना, वो तो स्वाभाविक है ना बाबा। आवेशित होने की बात दूसरी हो गई। तो आवेशित होने के लिए हमको कोई ना कोई
ज्ञानवाही तंत्र को बहुत ज्यादा उत्तेजित करना होता है, वो जीवन करता है। वो जो क्योंकि जीवन शक्ति अक्षय है, वो अपना गति से जहां कहीं भी तंत्रित किया, अपने से भड़बड़ाना स्वाभाविक है। भड़बड़ाया तो सांस लंबी हो गई, गर्म हो गई, ठीक है, और बेहोश होने लगे, चक्कर आने लगे, ये सब तो होते ही है। उसके बाद उससे ज्यादा हो गए तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ गई, उससे ज्यादा हो गए तो हृदय अवरोध हो गई, खत्म हो गई बात। अधिक गुस्सा आने से सांस, ये सब होते ही है। इसको थोड़ा स्पष्ट करिए। वही अधिक गुस्सा होने से आवेश है ना हुआ, आवेश होने से आवेश के आधार पर जितने भी ज्ञानवाही तंत्र तंत्रित होता है, उसके फलस्वरूप में हृदय गति, फेफड़े की गति सब बढ़ जाती है। बढ़ जाने पर वो किसी अवधि से अधिक होने पर मर जाता है। इसमें कौन सा शंका है भाई? माने वो शरीर तो जीवन के गति के अनुसार चल नहीं सकती है, जो मनोगति से शरीर चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो यह आवेशित गति को ये सहने की, माने उसमें जीवंत रहने की कुछ अवधि होती है, वह उतने तक आवेश को सहता रहता है। उससे ज्यादा होने से स्वाभाविक है कोई ना कोई फेल्यूर होते ही। तो बाबा जी, ये जो आवेश है जीवन का, वो मेधस के माध्यम से ही तो ट्रांसफर होता हुआ ना? हाँ, होते ही है, होते। उसी को कहा और कौन सा बताया? वो मेधस तंत्र के द्वारा ज्ञानवाही तंत्र में जब तंत्रित हो पाता है, तभी ही हृदय तंत्र आवेशित होगी, फेफड़ा तंत्र आवेशित होगी, दो तंत्र आवेशित होगी। बाबा जी, इसमें फिर से प्रश्न बनता है कि ज्ञानवाही तंत्र किस तरह से कार्य करता है, यानी इसका जाल कैसा है? संवेदनशीलताओं को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई संवेदनाओं के विरोध में क्रोध आता है, पक्ष में क्रोध आता है, आवेश होता है। ये दो अतिरिक्त होने की आवश्यकता है, पक्ष में या विरोध में, किसी न किसी संवेदना की। आप अपने को देख लो, ये अपने आप में संवेदनाओं के यदि विरोध न हो या अति प्रलोभन न हो, वो आवेशित हो जाए, ऐसा कोई चीज आप नहीं पाओगे। अति विरोध, अति सम्मोहन, दो स्थिति में ही तो मनुष्य आवेशित होता है। वो इन आवेश के फलस्वरूप हृदय तंत्र परेशान होता है और फेफड़ा तंत्र परेशान होता है, ज्यादा से ज्यादा ज्ञानवाही तंत्रों के माध्यम से। ज्ञानवाही तंत्रों के माध्यम से, हाँ, ज्ञानवाही तंत्र के द्वारा तो आवेश तो शो करेगा ही। क्रियावाही तंत्र के द्वारा रोग अपने को प्रस्तुत करता है, रोगों को प्रस्तुत करता है, आवेश को प्रस्तुत करता है ज्ञानवाही तंत्रों के द्वारा। ठीक समझ में आता है? सामान्य अवस्था में सहज गति में कैसा, सहज गति में कैसा रहता है? जब सहज गति में यही होता है, संज्ञानशीलता में संवेदनशीलता ये नियंत्रित रहता है, यही सहज गति है। आपको पहले ही निवेदन किया, सहज गति यही है, मानव का सहज गति यही है। माने प्रलोभन से मुक्त या विरोध से मुक्त स्थिति में जो हम संज्ञानशीलता पूर्वक जीने पर संवेदनाएं नियंत्रित रहते हैं, इसी में मनुष्य स्वस्थ रहता है। मन जो है बाबा जी, मन जो है इसके लिए जिम्मेदार है। मेधस से जो वो होता है, कांटेक्ट होता है। अरे वो अलग चीज है भाई, जीवन जिम्मेवार है सारे बात का। पर उसमें जो क्रिया है वो जो, ठीक है ना महाराज, जीवन जो है मन के द्वारा, ठीक है ना, मेधस को संचालित करता है, ऐसा वाक्य बनता है। हाँ, और बताइए। इसको यानी अच्छे से स्पष्ट करना चाह रहे हैं, जो मेरी समझ में आ रहा है, तो उसके हिसाब से फिर से सही है कि नहीं वो समझना चाह रहा हूँ। वो ये है कि ज्ञानवाही तंत्र ये क्या स्नायु तंत्र की तरह ही काम करता है? पक्का। किस तरह से, यानी जैसे हमको जो मेडिकल साइंस है उसके हिसाब से हमें बड़ा स्पष्ट मालूम है कि तंत्रिका तंत्र हमारा कैसे फैला हुआ है, पूरे जाल सा बिछा शरीर के। ठीक है ना। तो ज्ञानवाही तंत्र का जाल किस तरह से बिछा हुआ है, वो कहाँ पर है? सभी जगह में होता है ज्ञानवाही तंत्र, क्रियावाही तंत्र। एक तो ये समझ लो, जो क्रियाओं को संचालित करने के लिए तंत्र है, सोते समय में भी होता है, बेहोश में भी होता है। समझ में आता है आपको? ठीक है।
तो उसके बाद जब कभी संवेदना और संज्ञानशीलता को हम प्रमाणित करते हैं, उस समय में ज्ञानवाही तंत्र काम किए रहते हैं। संवेदनाओं को जब कभी आपको प्रमाणित करना होता है, ज्ञानवाही तंत्र द्वारा ही होता है। ये दोनों प्रकार की तंत्र जो पूरा शरीर में फैली हुई होती है, पूरा फैली हुई होता है। इसी को हम हमारे मेडिकल साइंस में भी शायद है सेंसरी और मोटर कहते हैं। महाराज जी, एक प्रश्न है इसमें, ज्ञानवाही तंत्र और क्रियावाही तंत्र का संबंध कहाँ पर है? मेधस में, मेधस में इसका संबंध है। संयोजन क्रियावाही और ज्ञानवाही का तंत्र जो है ना, मेधस में संयोजित है। तो क्रियावाही जो तंत्र है बाबा जी, उसका तो वो तो मतलब जीवन जो है उसको जीवंत किए रहता है और क्रियावाही तंत्र चलता रहता है, जीवंत बनाए रखने से। हाँ, तो उसका तो मेधस से कोई वो नहीं होना चाहिए, ज्ञानवाही का ही होना चाहिए बस। और मेधस कट जाना चाहिए, बिना मेधस की चलना चाहिए। गला काट के बाहर रखो, नहीं क्रियावाही क्या बुद्धि की बात है महाराज। ये रचना अपने में संपूर्ण है। इस संपूर्णता के अंगभूत ये के क्रियाएं होते हैं। नहीं, क्रियावाही तंत्र मेधस से संचालित कहाँ है बाबा जी? इनको क्या करोगे महाराज जी? प्रश्न तो यही है कि जैसे ज्ञानवाही तंत्र और क्रियावाही तंत्र में कोई संबंध है मेधस में? वो रहता ही है, रहते नहीं रहने पर बनता काय को है। तो जैसे जीवन आवेशित है, जीवन आवेशित होने पर क्रियावाही तंत्र को आवेशित कर देता है, जिसके कारण ज्ञानवाही तंत्र के द्वारा क्रियावाही तंत्र को आवेशित करना, इसका नाम है आवेश। जीवन पहले से आवेशित है, हाँ, इस आधार पर वो मेधस के द्वारा आवेश को प्रसारित कर देता है। फलस्वरूप ये तंत्र जो है ना, ज्ञानवाही तंत्र क्रियावाही क्रियाओं को आवेशित कर देता है। इसीलिए संबंध होना प्रमाणित होता है। तो वो संबंध मेधस पे होता है, मेधस तंत्र से ही जुड़ी हुई है, इसी से प्रमाणित होता है। हर आवेश में क्रियाओं को आवेशित करना है, तो किसके द्वारा? ज्ञानवाही तंत्र के द्वारा। काय के लिए? किसी संवेदनाओं को विरोध करने के लिए, किसी संवेदनाओं को संपादित करने के लिए। खत्म हो गया बात। हाँ, ये प्राणवायु के संबंध में मेधस में भी एक प्राणवायु है ना? तो जीवन प्राणवायु का मेधस में परस्पर प्रभाव, सांस भी एक प्राणवायु है, थोड़ा उसको प्राणवायु के बारे में क्या स्वरूप है वो ऐसा पूछिए। प्राणवायु का मतलब ये होता है हृदय जो अपने फेफड़े में जाकर के संपूर्ण प्राण कोशाओं के लिए जो वायु की जरूरत है, उसका नाम है प्राणवायु। संपूर्ण कोशाएं जो श्वास प्रश्वास करते रहते हैं, हर कोशाएं जो सांस लेने के लिए जो हवा चाहिए, उसका नाम है प्राणवायु। ठीक है? उस प्राणवायु में जितने प्राणवायु के अलावा और कुछ भी हमारा नाक से मुंह से जाता है, उसको फेफड़े में छान देता है। छान करके ये जितना प्राण कोशाओं की जरूरत की हवा है उसको भेज देता है। भेज करके वो प्राण कोशाएं उस हवा को सेवन करते हैं, स्वस्थ रहते हैं। वो हवा ना मिलने से मर जाते हैं। इतनी ही बात है, इसमें कौन सा नया बात है भाई? हवा के बिना प्राण कोशाएं रह नहीं सकते। उनको जिस प्रकार की वायु चाहिए, उसको वो मिलने का जो प्रणाली है उसका प्राण तंत्र है। वो प्राण तंत्र जो है ना, फेफड़े से संबंधित है। ठीक है? फेफड़े में ही उसके अतिरिक्त बाकी चीजों को अलग करता है। अलग करने के बाद ये प्राणवायु सभी कोशाओं के सुगम हो जाता है। वायु संचार उसको कहते हैं शरीर में, प्राण वायु संचार विधि। और उसके बाद वो प्राण कोशाएं जो हवा को निकालते हैं, वो सब निकल करके बाहर आते हैं। और जो हम खाए रहते हैं उसमें से जो उपयोगी वस्तु है शरीर में लगता है, और उससे जो अनुपयोगी वस्तु रहती है उससे अपान वायु तैयार होता है। प्राण कोशाओं से बाहर आया हुआ और हमारा खाया हुआ तत्वों से अपान वायु तैयार होता है। इस ढंग से प्राण वायु अपान वायु की पहचान हो पाता है। ठीक है? ये सर्वमानव को विदित होगा। इसमें कोई इसको ज्ञान कराने में कोई देर लगेगा ऐसा हमारा सोचना नहीं है। जीवन और मेधस के बीच में प्राणवायु क्या था? पुनः
वो मेधस तंत्र में जो प्राण कोशाएं हैं उनको भी प्राणवायु चाहिए महाराज। वो फेफड़े से ही संचालित है, वो तो बताया आपको। पुनः अपन कहीं कहीं पहुंचते हैं। तो देखो मन को लगाना पड़ता है इसमें। यदि मन लगा नहीं है, आप पुनः वो तो उल्टा सीधा प्रश्न करोगे ना, वो कैसा होगा? हाँ, सिलसिले से करिए, एक ईंटे के बाद एक ईंटा रखे हो यार, ऐसा रचना है ये व्यवस्था जो है ना। कोई कहीं भी कटा नहीं है, खिड़की नहीं है। खिड़की बनाने की वैज्ञानिक बुद्धि खिड़की बनाता है, इसीलिए हवा निकल जाता है, खत्म हो गया। बाबूजी, अब एक दूसरा प्रश्न है। हाँ, थोड़ी सी प्रचलित वैज्ञानिक अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में वो वैज्ञानिक अवधारणा कहाँ पे फेल हो रही है उस बारे में। तो ये बहुत ही एक प्रकार से विशाल भी जटिल भी ढंग की ये प्रश्न है। हाँ, यद्यपि इसके बारे में मेरा निष्कर्ष को हम आपको बताऊंगा। मैं जो निष्कर्ष निकाला हूं वो निष्कर्ष हम बताएंगे। बस वही जो यानी हम ये जानना चाह रहे हैं बाबा जी कि जो वैज्ञानिक अवधारणा है, हाँ। शरीर के बारे में, मानव के बारे में जिसको कहते हैं सो कॉल्ड, वो कैसी, उसमें कहाँ कहाँ पे कमजोरी। जैसे कि एक बात है कि अभी जो डीएनए मॉलिक्यूल को लेके बहुत ज्यादा हंगामा मचा हुआ है हर जगह, ठीक है कि डीएनए के द्वारा ही मानव के सारे गुण नियंत्रित होते हैं, शरीर के भी और उसके व्यवहार में जो है। ठीक है ना भाई, जो आप सोचते हो उसमें हमको कोई हस्तक्षेप नहीं है, किंतु ऐसा होता नहीं, प्रमाणित नहीं होता है। इतना ही सम्मानजनक उत्तर है उसका। आप जैसा सोचते हो, आपका सोच में हमको कोई शंका नहीं, ना बाधा। ऐसा प्रमाणित नहीं होता है, इतने ही सम्मानजनक उत्तर है। पहला बात, ये कहां से ऐसे हो गया, इसके बारे में हमारा सोचना ऐसा है। विज्ञान विधि में जितने भी कंकड़ पत्थर अभी तक मिला है, उसमें जीवन को पहचाना है नहीं गया, ना पहचान सकते। आप जिस विधि से चल रहे हो, जीवन को आप पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि आपको कंट्रोल्ड एफर्ट चाहिए। कंट्रोल्ड एफर्ट में जीवन मिलना चाहिए, वो मिलेगा नहीं। कंट्रोल्ड एफर्ट जो तैयार किया है वो जीवन ने किया है। सबसे बड़ी भारी पंचायत ये है। सारा कंट्रोल्ड एफर्ट को कौन बनाया है? जीवन बनाया है। जीवन अपने से छोटे चीज को ही बनाता है। क्या बनाता है? छोटे चीज में बड़े चीज समाता नहीं है। छोटी सी काम, छोटी सी काम। यदि अपन वो एक कहते हैं तर्क संगत विधि से अपन सेटिस्फाई होना चाहते हैं, वो ये पूरा करता है। नहीं होना चाहते हैं तो उसके लिए तो आरती रखे हैं हमारे पास। ठीक है, क्या हुआ? विज्ञान संसार जीवन को पहचान नहीं पाया। नंबर एक, प्राण कोशाओं का क्रिया को वो जीवन समझता है, इसीलिए उसी में मानव का सभी गुणों को व्याख्यायित करना चाहते हैं। ये बहुत समय से हो चुकी और 200 वर्ष बीत चुकी, अभी तक व्याख्यायित नहीं हुआ। ये करोड़ वर्ष प्रयत्न करे, प्राण कोशाओं में हम मानव का गुणों को व्याख्यायित करेंगे, ये होने वाला नहीं है। जीवन को समझने के बाद भी मानव गुणों को पहचाना जा सकता है, इसके पहले होगा नहीं। इस ढंग से हम कहीं ना कहीं गिर पड़े हैं। और इसको कैसा जोड़ा गया? ये आरएनए में आता नहीं है, डीएनए में आता नहीं है जीवन। अब क्या कर डालोगे बताओ? ठीक है, इस ढंग से तर्कसंगत विधि से इसका जवाब बनता है। मैंने जीवन को देखा है, प्राण कोशाओं को भी देखा है, अणुओं को भी देखा है, परमाणु को भी देखा है, परमाणु में निहित अंशों को भी देखा है। उसके बाद क्या बचता है? और क्या चीज बचता होगा? ठीक है, इस सत्यता को हम स्वीकारते हैं।
आगे हम कुछ अनुसंधान करने के लिए कुछ बनता है कार्यक्रम, उसमें ये बहुत जरूरी है। तो ये जीवन परमाणु को पहचानना, जीवन का जीवन होने का जो तरीका है और स्वरूप है, उसका कार्य प्रणाली है, लक्ष्य है, इन सभी चीजों को पहचानने की जरूरत है। उसके अलावा विज्ञान पूर्ति हो नहीं सकती, ना ज्ञान पूर्ति हो सकती। ठीक है ना। ज्ञान विधि में भी हम मनुष्य को पहचानने से चूक गए, वो भी केवल जीवन को पहचाना नहीं है। जीवन के स्थान पर और कुछ कल्पना देना चाहा, वो प्रमाणित नहीं हो। अभी ये भी वैसे ही करते हैं, जीवन के बदले में या डीएनए आरएनए परिकल्पना देना चाहते हैं, ये होगा नहीं। वो आत्मा परमात्मा को देने गए, वो हुआ नहीं।